नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है लॉ एंड जीके। तो दोस्तों यहाँ हम विधि विषय से संबंधित पिछले वर्षों में आए हुए सभी प्रश्न पत्रों को हल करते हैं और उस पर विचार विमर्श करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज का 2015 का प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र। तो अगर आप यहाँ पर नए हैं और पहली बार आ रहे हैं इस चैनल पर, तो मैं कहूँगा कि इसको सबसे पहले आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में भी हम काफ़ी प्रश्न पत्र जो है डिस्कस करेंगे और वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। एंड अगर आपको एंड में ये वीडियो अच्छा लगे इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है और हमारी वीडियो पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप जो है सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। सुपर थैंक्स देखिए हर वीडियो के नीचे शेयर, लाइक और सुपर थैंक्स होता है। तो सुपर थैंक्स पर आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी स्वेच्छा से कुछ भी अमाउंट जो है दान कर सकते हैं। कम से कम 20 रुपये से शुरू होता है और जितना आपकी इच्छा है उतना आप दान कर सकते हैं। तो भाग 1 है सामान्य ज्ञान। प्रश्न 1 है, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से किसी राज्य को निम्न में से कौन निष्कासित कर सकता है? तो महासभा करती है, पर सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर रहेगा सी। और ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 6 किसका? संयुक्त राष्ट्र चार्टर का। अगला है 2, यह किस विवाद में निर्णित हुआ था कि एक विदेशी संप्रभु इंग्लैंड में छद्म रूप में रहने पर भी न्यायालय में संप्रभु उन्मुक्ति का अधिकारी है? तो ये था मिगाइल बनाम जोहर सुल्तान। ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 3, किस वाद में उच्चतम न्यायालय निर्धारित किया है कि भारतीय संविधान की 9वीं सूची में शामिल विधायनों की भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? ये केस था IR कोल्लो बनाम तमिलनाडु राज्य। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 4, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के कौन से अनुच्छेद ओपनहेम तथा स्टार्क के मत को पुष्ट करते हैं कि UN चार्टर ने तटस्थता की विधि को पूर्णतः समाप्त नहीं किया है? तो वो है अनुच्छेद 48 और 50। 20 का उत्तर रहेगा। अगला है 5, निम्न में से कौन सा विनिश्चय स्टार्क के इस मत की पुष्टि करता है कि वर्तमान में संप्रभुता को विभाजनीय तथा सीमित दोनों माना तथा स्वीकार किया जाता है? तो वाद था भारत संघ बनाम सुकुमार सेन गुप्ता का। 20 का उत्तर रहेगा। अगला है 6, रिबुस सिक्स्तांतिबुस के सिद्धांत से क्या अभिप्राय है? परिस्थितियों में मौलिक परिवर्तन के कारण संधि का परिवर्जन अथवा समापन। इसका देखिए मतलब क्या होता है, जो भी आपने संधि करी है उसको निभाना पड़ेगा, संधि को निभाओ, ये कहता है रिबुस सिक्स्तांतिबुस। ठीक है, तो इसके अनुसार जो इसमें ऑप्शंस हैं, इसमें डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 7, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया था? देखिए उस टाइम के करंट अफेयर्स में था ये, तो 21 जून है। ए इसका उत्तर है। अगला है 8, संविधान 100वां संशोधन 2015 में जो आया था किससे संबंधित था? वो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति की स्थापना से, जिसको जो है अमान्य घोषित कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कौन सा केस था वो? सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला है 9, निम्न में से कौन न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश नहीं थे? पाठक जी थे, नागेंद्र सिंह थे और बेनेगल नरसिंह राव भी बने हैं। एम हिदायतुल्ला नहीं बने थे। डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 10, निम्न में से किस वाद में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भारत के उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की? उत्तर बेस्ट बेकरी मामला। सी इसका उत्तर है। केस का नाम क्या था? जाहिरा हबीबुल्ला बनाम गुजरात राज्य। अगला है 11, उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने निम्न में से किस वाद में 4-1 के बहुमत से निर्णित किया है कि मृत्युदंड से संबंधित पुनर्विलोकन याचिकाओं की सुनवाई खुले न्यायालय में होगी? तो ये था मोहम्मद आरिफ बनाम रजिस्ट्रार उच्चतम न्यायालय। 20 का उत्तर रहेगा। अगला है 12, निम्न भाषाओं में से किसे उत्तर प्रदेश में द्वितीय राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है, जिसे कि उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा भी वैध घोषित किया गया है? तो वो है उर्दू। डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 13, निम्न में से कौन सा हाल ही में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया? राष्ट्रीय कर अधिकरण। ए इसका उत्तर रहेगा।
बाकी तो ये अभी भी चल रहे हैं। अगला है 14, निम्न में से किस विनिश्चय में उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 की संवैधानिक वैधता को स्वीकार किया, किंतु यह सुझाव दिया कि इस धारा को संसद द्वारा पुनर्गठित किया जाए। तो ये केस था मंसूर अली बनाम भारत संघ, 20 का उत्तर रहेगा। अगला 15, निम्न में से किस विनिश्चय में भारत के उच्चतम न्यायालय ने मुठभेड़ में मृत्यु के किसी भी मामले की जांच के विषय में 16 मार्गदर्शिकाएं जारी की? वो था PUCL बनाम महाराष्ट्र राज्य, C इसका उत्तर रहेगा। अगला है 16, एक संवैधानिक संशोधन के परिणाम स्वरूप सहकारी समिति मौलिक अधिकारों के मध्य कहाँ स्थान दिया गया है? 19(1) में, C इसका उत्तर रहेगा। और ये कौन से संशोधन से लाया गया था? 97वें संशोधन से जो है इसमें जो डाला गया था। अगला 17, किस संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 371J को भारत के संविधान में समाहित किया गया? वो था 98वां संशोधन 2012 वाला, ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 18, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार और किसी राज्य की सरकार द्वारा या के विरुद्ध क्रमशः भारत संघ और उस राज्य के नाम पर वाद दायर किया जा सकता है? वो है अनुच्छेद 300D इसका उत्तर रहेगा। अगला है 19, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के प्रावधान कहाँ से अंगीकार किए गए हैं? DPSP कहाँ से लिया था? आयरलैंड के संविधान से, 20 का उत्तर रहेगा। अगला है 20, स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग इस वर्ष में स्थापित किया गया? तो 1955 में। और पहले इसके अध्यक्ष कौन थे? MC सेतलवाड, और ये भारत के पहले अटॉर्नी जनरल भी थे। अभी 2023 में जो है 22वां चल रहा है, और इसके अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। अगला है 21, भारतीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश ने विसम्मतिपूर्ण निर्णय दिया है? वो थे जस्टिस चमलेश्वर, न्यायमूर्ति J चमलेश्वर, 20 का उत्तर रहेगा। अगला है 22, भारत का संविधान निम्नलिखित किन अनुच्छेदों में अंतर्राष्ट्रीय विधि को मान्यता देता है? वो है अनुच्छेद 51 और 253, ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 23, स्वतंत्र भारत का पहला राज्य जिसे भाषाई आधार पर गठित किया गया था वो था आंध्र प्रदेश, सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 24, किस विधि अधिकारी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार प्राप्त है? वो है महान्यायवादी, 20 का उत्तर रहेगा। और अनुच्छेद कौन से में है ये? इनकी नियुक्ति होती है अनुच्छेद 76 में। अगला है 25, निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा विपरीत लिंगी व्यक्तियों को तृतीय लिंग के व्यक्तियों के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी? वो था राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ, ए इसका उत्तर रहेगा। अगला 26, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद किसके द्वारा निर्णय किया जाता है? उच्चतम न्यायालय द्वारा, डी इसका उत्तर रहेगा। कहाँ लिखा गया है ये? अनुच्छेद 71 में इसको समाहित किया गया है। अगला 27, सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने के कारण प्रदूषण फैलाने एवं जनता को असुविधा देने को वर्जित करने संबंधी न्यायिक निर्णय निम्न में से कौन सा है? वो था मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ, 20 का उत्तर रहेगा। अगला 28, भारत संविधान के किस संशोधन द्वारा सिक्किम भारत संघ में शामिल हुआ था? 36वां संशोधन, ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 29, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य ना हो तो वह केंद्र में निम्न अवधि से अधिक के लिए मंत्री नियुक्त नहीं हो सकता, 6 माह से अधिक नहीं हो सकता, 20 का उत्तर रहेगा। और कहाँ लिखा गया है? अनुच्छेद 75 के 5 में। अगला है 30, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि भारत के राष्ट्र क्षेत्र के भीतर सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी है, परंतु उच्चतम न्यायालय के निर्णय एवं उस पर बाध्यकारी नहीं है। यह अभी निर्धारित किया गया था कहाँ पर, कौन से केस में, कौन से वाद में? बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य, डी इसका उत्तर रहेगा। अगला 31, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 किसके अपवाद के रूप में पारित किया गया था? धारा 312 के। धारा 312 भारतीय दंड संहिता में क्या है?
जब किसी बच्चे को आप मारते हो गर्भ के अंदर। अगला है 32, अमल फेंक कर किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाना भारत में कब से पृथक अपराध बना दिया गया? 2013 से। आपराधिक विधि संशोधन से इसको लाया गया था और 3/2/2013 से इसको लागू कर दिया गया था। अगला है 33, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल है कितना? 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो। 20 का उत्तर रहेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में प्रावधान कहाँ पर है? अनुच्छेद 324 में। और ये आयु की बात कहाँ पर लिखी गई है? ये जो है संविधान में नहीं दिया गया है, ये है चुनाव आयुक्त सेवा की स्थितियां अधिनियम 1991 में। अगला है 34, निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने हाल में निर्धारित किया है कि किसी अविवाहित मां को बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकार है, यद्यपि उनके आवेदन में बच्चे के जैविक पिता का नाम न लिखा हो? तो वो था ABC बनाम राज्य दिल्ली NCT, ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 35, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ का वाद उच्चतम न्यायालय का निर्णय किस कारण से प्रसिद्ध हुआ? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को असंवैधानिक घोषित करने हेतु। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला 36, 16 अक्टूबर 2015 को भारत के उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को निम्न में से किसका उल्लंघन करने के कारण असंवैधानिक घोषित कर दिया? बुनियादी ढांचे का। डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 37, निम्न में से कौन सा वाद उच्चतम न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ जिसमें 13 न्यायमूर्ति थे द्वारा निर्णीत किया गया था? वो था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 38, रिटायर्ड न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी वर्तमान में है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायमूर्ति, और इनका कार्यकाल कब तक है? अभी 2018 से दोबारा से नियुक्त हुए थे, फिर से नियुक्ति हुई है इनकी, और रहेंगे 2027 तक, क्योंकि 9 साल का कार्यकाल होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। अगला है 39, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एक सहायक निकाय है किसकी? महासभा का। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 40, जुलाई 2014 में स्थायी मध्यस्थ न्यायालय ने इनके बीच सामुद्रिक सीमा विवाद को सुलझाया, तो भारत बांग्लादेश। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला 41, निम्न में से कौन सा मामला राज्य के तथ्यहीन मान्यता से संबंधित नहीं है? तो वो है SS लोटस मामला। 20 का उत्तर रहेगा। अगला है 42, निम्न में से कौन न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सलाहकारी मत देने का अनुरोध कर सकता है? महासभा अथवा सुरक्षा परिषद। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 43, UNO की वर्ष 1945 में स्थापना किए जाने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, होता 24 अक्टूबर को। 20 का उत्तर रहेगा। अगला 44, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव इस कार्य अवधि के लिए होता है, 9 वर्ष के लिए भी बताया था मैंने, और ये कहाँ लिखा गया है? अनुच्छेद 13 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के स्टैट्यूट में। अगला 45, तटस्थता के नियमों को इन वर्षों में संहिताबद्ध किया गया, तो कौन से उसमें किया गया था? 1856 तथा 1907 में। 20 का उत्तर रहेगा। अगला 46, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानवाधिकार उच्चायुक्त निम्न में से कौन थे? वो थे जोस आयला लासो। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला 47, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं करने का सिद्धांत समाहित किया गया है? वो है अनुच्छेद 2(7) में। ए इसका उत्तर रहेगा। अगला 48, किसी राज्य को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता में प्रवेश दिया जाता है केवल सुरक्षा परिषद द्वारा, फिर महासभा द्वारा? महासभा द्वारा और सुरक्षा परिषद के अनुमोदन के उपरांत। 20 का उत्तर रहेगा। अगला है 49, भारत की संसद ने किस अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय को प्रभावी बनाने हेतु नागरिक उड्डयन की सुरक्षा के विरुद्ध असंवैधानिक कृत्यों का दमन अधिनियम 1882 को पारित किया? तो वो था मॉन्ट्रियल अभिसमय को। 20 का उत्तर रहेगा। और ये किससे संबंधित है? ओजोन परत से। अगला 50, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को निर्वाचित किया जाता है इसके द्वारा? महासभा एवं सुरक्षा परिषद द्वारा। 20 का उत्तर रहेगा। अब आ गया भाग 2 विधि
प्रश्न है 51, भारतीय दंड संहिता का कौन सा उपबंध विधि तुच्छ कार्यों पर ध्यान नहीं देती के सिद्धांत पर आधारित है? तो कौन सी धारा है वो? धारा है 95, डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 52, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत विद्वेष के अंतरण का सिद्धांत समाहित है 301 में, बी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 53, न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने का आदेश प्रस्तुत करने के उपरांत भी एक पुलिस अधिकारी एक व्यक्ति को हवालात निरुद्ध करता है, ऐसा पुलिस अधिकारी दोषी है सदोष परिरोध का, बी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 54, निम्नलिखित धाराओं में से किस एक के लिए दुराशय एक आवश्यक तत्व नहीं है? द्विविवाह में बाइगैमी जो बोलते हैं, धारा है 494 और 95, आवश्यक तत्व नहीं है, ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 55, निम्नलिखित में से कौन सा चोरी के अपराध का एक आवश्यक तत्व नहीं है? बेईमानी पूर्ण आशय होना चाहिए, कब्जे से हटाया जाना यह भी है, अचल संपत्ति, चल संपत्ति पे होता, चल संपत्ति पर नहीं होता, तो सी इसका उत्तर है। सम्मति के बिना ये हो, ठीक है, तो ये तीनों ठीक हैं, सी गलत है, तो सी इसका उत्तर हो गया। धारा कौन सी है? 378। अगला है 56, एक महिला का विधि पूर्ण संरक्षकता में से व्यापरण कारित किया जा सकता है यदि वह है 18 वर्ष से कम की आयु की, 20 का उत्तर रहेगा। और ये कहाँ लिखा हुआ है? 361 में। अगला है 57, जब दो या अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई करके लोक शांति में विघ्न डालते हैं तब वे अपराध कारित करते हैं दंगे का, सी का उत्तर है। धारा कौन सी है? 159। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एफरे। बलवा कितने में है? 146 में। लूट कहाँ पर है? 390 में। अगला है 58, क्या अपनी दुकान की बही में एक मिथ्या प्रविष्टि इस प्रयोजन से करता है कि वह न्यायालय में संपोषक साक्ष्य के रूप में प्रयोग की जाए, क्या दायी है मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का, ए इसका उत्तर रहेगा। धारा कौन सी है? 192 और ये उसी धारा में दृष्टांत है ख। अगला है 59, एक पुरोहित जिसने साक्ष्य अवैध विवाह करवाया और इस प्रकार से विवाह के हो जाने में अपना योगदान दिया, दुष्परिणाम हेतु दायी है। किस तरीके से? उकसाने से या साक्ष्य सहायता द्वारा। तो देखिए ना, साक्ष्य यहाँ पर भी लिखा हुआ, साक्ष्य अवैध, मतलब जहाँ मुझे करवाया है, सी इसका उत्तर रहेगा। धारा कौन सी है? दुष्प्रेरण की 107 में लिखा हुआ है। अगला है 60, क्या एक स्त्री का घूंघट उसे शुद्ध करने के आशय से हटा देता है, क्या दोषी है आपराधिक बल प्रयोग करने का, सी इसका उत्तर रहेगा। धारा है ये 350 और ये उसमें दृष्टांत है। अगला है 61, निम्नलिखित में से कौन सा कारक लूट एवं डकैती के बीच अंतर स्पष्ट करता है? वो है अपराधियों की संख्या। अगर 5 से ज़्यादा है, 5 या 5 से ज़्यादा है तो डकैती है, 5 से कम है तो लूट है। लूट कितने में है? 390 में, डेफिनेशन परिभाषा 390 में है। डकैती की परिभाषा कितने में? 391 में। अगला है 62, अधिकतम अवधि जिसके लिए एक दोष सिद्ध व्यक्ति को एकांत प्रतिरोध में रखा जा सकता है कितना है? वो 3 मास। धारा कौन सी लगी? 73। अगला है 64, बलात्संग पीड़िता की पहचान को प्रकट करना भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अंतर्गत दंडनीय है? वो है धारा 228 ए, या क्या लिखना चाहिए? डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 64, समरूप आशय और समान आशय और सामान्य आशय के बीच अंतर को निम्नलिखित वाद में स्पष्ट किया गया, महबूब शाह बनाम एम्परर, बी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 65, निम्नलिखित में से कौन सा वाद आवश्यकता की प्रतिरक्षा से संबंधित है? आर बनाम डुडलैंड स्टीफन, विशंबर बनाम रूमल, ब्राउनिंग बनाम स्टेट, ये सभी हैं, डी इसका उत्तर रहेगा। और धारा कौन सी है? धारा है 81। अगला है 66, गै की हत्या के लिए ख को कै उकसाता है, ख ऐसा करने से इनकार कर देता है, कै दोषी है हत्या करने का दुष्प्रेरण, बी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 67, क्या इस आशय से यह की अंगूठी नदी में स्वेच्छा फेंक देता है कि यह को तद द्वारा सदोष हानि कारित करे, कै ने अपराध कारित किया है रिष्टि का, बी इसका उत्तर रहेगा। और धारा कौन सी है? 425 और ये उसमें दृष्टांत है।
अगला है 68, निम्नलिखित में से किस वाद में यह सिद्धांत स्थापित किया गया है कि मृत्युदंड केवल विरलतम मामलों में ही दिया जाना चाहिए? तो वो था बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 59, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 की संवैधानिक वैधता को पुष्ट किया है? तो वो था सुरेश कौशल बनाम नाज फाउंडेशन, डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 70, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? निर्वाचन में रिश्वत, ये बिल्कुल ठीक है। दंगा बता ही दिया मैंने, ठग 310 में है, लोक न्यूसेंस ये है 268 में, तो डी इसका उत्तर हो गया, गलत है। अगला 71, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड के मामले में त्रिस्तरीय परीक्षण का सूत्र प्रतिपादित किया था? वो था शंकर किशन राव खाड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य, 20 का उत्तर रहेगा। अगला 72, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस उपबंध में यह नियम प्रतिपादित किया गया है कि कुछ निश्चित परिस्थितियों में स्वीकृति करने वाले व्यक्ति द्वारा अथवा उसकी ओर साबित की जा सकती है? वह धारा 21, डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 73, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 निम्नलिखित में से किस एक के बारे में प्रावधान करती है? तो वो है सह अपराधी का साक्ष्य, डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 74, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की विषय वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियों का प्रावधान कहाँ पर है? वो है 22A, 22 क्या लिखना चाहिए, सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 75, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय शब्द में निम्नलिखित समाहित नहीं है? क्या नहीं है? मध्यस्थ नहीं होता, आर्बिट्रेटर जो है, तो सी इसका उत्तर रहेगा, धारा 3 में लिखा गया है ये। अगला है 76, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कौन सा उपबंध इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता से संबंधित है? तो वो है 65B, 65 ख, डी इसका उत्तर रहेगा। अगला 77, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114A लिखा हुआ है, यहाँ पे भी क्या लिखना चाहिए? संबंधित है किससे? बलात् संघ के लिए कतिपय अभियोजन में सम्मति के अभाव के बारे में अवधारणा से, सी इसका उत्तर रहेगा। और ये समाहित किया गया था 1983 के संशोधन से, जब वो तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य वाला केस आया था, इसको बोलते हैं, इसको और क्या बोलते हैं, मथुरा रेप केस। अगला 78, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस प्रावधान के अंतर्गत एक न्यायाधीश वाद के पक्षकार या साक्षी से सुसंगत या असंगत प्रश्न पूछने के लिए अधिकृत है? वह धारा 165, 20 का उत्तर रहेगा। अगला है 79, एक ऐसे साक्षी द्वारा लिखित रूप में दिया गया साक्ष्य जो कि मूक है समझा जाएगा मौखिक साक्ष्य, सी इसका उत्तर रहेगा, धारा कौन सी, 119। अगला है 80, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय अशिष्ट अथवा कलंकात्मक प्रश्नों की अनुमति दे सकता है यदि वे विवादक तथ्यों से संबंधित हों, अभियुक्त को आपत्ति न हो, अभियोजक उसकी मांग करे। तो कब कर सकते हैं? जब वो विवादक तथ्यों से संबंधित हों, ए इसका उत्तर रहेगा, धारा कौन सी है ये, 151। अगला प्रश्न है 81 के अंतर्गत जिस तथ्य की न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा उसे क्या कहा जाएगा? साबित किया जा सकेगा या फिर साबित करना आवश्यक नहीं है? जब न्यायिक अपेक्षा हो गई वहाँ पर तो फिर साबित करना आवश्यक नहीं होता, सी इसका उत्तर रहेगा। धारा कौन सी है? ये धारा है 58। अगला है 82, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा एक दंड विधि संशोधन 2013 द्वारा संशोधित किया गया है? तो वो था धारा 146, 20 का उत्तर रहेगा। अगला 83, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में दहेज मृत्यु के बारे में धारणा प्रावधानित है? वो है 113B में, सी का उत्तर रहेगा। अगला है 84, अब इसको मैच करना है। धारा 60 क्या है? मौखिक साक्ष्य के बारे में। 141 सूचक प्रश्न, पक्षधरोही साक्ष्य और फिर स्मृति ताजा करना। तो क्या बन गया? 4, 1, 2, 3 ए इसका उत्तर हो गया। अगला है 85 के अंतर्गत जब न्यायालय को किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय बनानी हो तब निम्नलिखित में से किसकी राय सुसंगत है? उसी व्यक्ति की राय, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त नियंत्रक की राय, या फिर उस प्रमाणकर्ता अधिकारी की राय जिसने
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी किया हो। दोनों बी और सी दोनों ठीक है, तो डी इसका उत्तर हो गया। ये दोनों लिखे हुए हैं धारा 47 कै और 65 ख में। अगला 86 प्रश्न यह है कि क्या ए ने लड़ाई के दौरान बी की मृत्यु कारित की है। भारतीय साक्षरता अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत वे चिन्ह जो लड़ाई के स्थान पर एकत्रित हुए हैं सुसंगत हैं। तो वो है धारा 7 में, 20 का उत्तर रहेगा। अगला 87 उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2015 में दिए गए निम्नलिखित निर्णयों में से किस में अवधारित किया गया है कि सीसीटीवी कैमरा की फिल्म का हिस्सा सर्वोत्तम साक्ष्य है। तो वो था ट्रॉम्सो ब्रूनो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 20 का उत्तर रहेगा। अगला 88 निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि यदि न्यायिक प्रक्रिया को पलटने के लिए साक्षी पक्षद्रोही बन जाता है तो न्यायालय मूक दर्शक की तरह खड़ा नहीं हो रहेगा बल्कि सत्य जानने का हर संभव प्रयास करेगा। तो वो था स्टेट रू PS लोधी कॉलोनी बनाम संजीव नंदा, सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 89 वर्ष 2015 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निम्नलिखित निर्णयों में से किसमें यह अवधारित किया गया है कि यह अनिवार्य है कि जिस दिन मुख्य परीक्षा पूर्ण होती है उसी दिन प्रति परीक्षा भी पूर्ण होनी चाहिए। यह विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य, ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 90 निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि स्वैच्छिक प्रशासित परख के पश्चात प्राप्त जानकारी या प्राप्त वस्तु भाषा की धारा 27 के अनुसार स्वीकार की जा सकती है। वह है सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य, ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 91 किसी घायल व्यक्ति का कथन मृत्यु पूर्व कथन के रूप में अभिलिखित किया जाता है परंतु यदि वह जीवित रह जाता है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के बंद में के अधीन उक्त कथन ग्राह्य है। तो वो है 157 के, डी इसका उत्तर रहेगा। वहीं लिखा हुआ है ये 157 में। अगला है 92 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था। सर जेम्स स्टीफन के, 20 का उत्तर रहेगा। अगला है 93 कौन संबंध स्वीकृति शब्द को परिभाषित करता है। धारा है 17, 20 का उत्तर रहेगा। अगला है 94 हिंदू विवाह अधिनियम में पारस्परिक सम्मति से विवाह विच्छेद कब बंद जोड़ा गया, कब, 1976 में, 20 का उत्तर रहेगा। अगला है 95 हिंदू विवाह अधिनियम में प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियों को निम्नलिखित उपबंध के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। धारा 3 जी में, यहाँ जी लिखा, यहाँ पर 3-6 होना चाहिए। ख में क्या है, जिला न्यायालय। ग में क्या है, पूर्ण रक्त और अर्ध रक्त। और 3 में क्या है, 3 मतलब 3 अड़े विहित। अगला 96 हिंदू विवाह अधिनियम के निम्न में से किस उपबंध में विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य बनाया गया है। धारा 8 में, सी इसका उत्तर रहेगा। और केस कौन सा है, सीमा बनाम अश्वनी। अगला 97 हिंदू विवाह के अंतर्गत शून्य तथा शून्य करणीय विवाह से उत्पन्न संतान होती है। धर्मज, ए इसका उत्तर रहेगा धारा 16 के अंतर्गत। अगला 98 हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक विवाह विच्छेद का आधार नहीं है। धर्म परिवर्तन है, विकृत चित्तता है, यौन रोग संक्रमित है, वो है मिर्गी नहीं है। तो डी इसका उत्तर रहेगा। और विवाह विच्छेद के आधार कहाँ पर है, धारा 13 में। अगला है 99 एक 28 वर्ष आयु का हिंदू पुरुष एक 13 वर्ष की आयु की लड़की का दत्तक ग्रहण करता है। तो देखिए धारा 11 के अनुसार जो है उसमें 21 वर्ष का होना चाहिए अंतर। क्या 21 वर्ष का है, नहीं है, तो 0 हो गया, वो ग्रहण नहीं कर सकता। अगला है 100 की धारा 9 को उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित किस वाद में संविधान के प्राधिकार के अधीन बताया। वो था सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार, ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 101 हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत विवाह को अकृत्य एवं शून्य घोषित किया जा सकता है यदि चित्त विकृत के परिणाम स्वरूप कोई एक पक्षकार विवाह के समय विधि मान्य सहमति देने में असमर्थ हो, तब ये होगा शून्य करणीय। डिग्रियों में है
और फिर है किसी एक पक्षकार को विवाह के समय उन्नतता के बारे में दोहरे आते हों। देखिए जो ये सी और ए है ये तो लिखे हुए हैं धारा 5 के उपधारा 2 में, और इसके बारे में लिखा हुआ है धारा 12 में कि वो शून्य करणीय है। तो डिक्रियों के नातेदारियों में आते हैं तो वो धारा 11 में लिखा है, धारा 5, 1, 4 और 5 में अगर है उपधारा में तो वो शून्य हो जाएंगे 11 के अनुसार। तो 20 का उत्तर रहेगा। अगला 102 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित निम्नलिखित में से कौन सा वाद मानसिक क्रूरता से संबंधित है? वो है दास्ताने बनाम दास्ताने। 20 का उत्तर रहेगा। अगला 103 प्रत्यर्थी द्वारा विवाह पूर्व याचिकाकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती होने का तथ्य छिपाया जाना विवाह को बना सकता है शून्य करणीय है धारा 12 के अनुसार। 20 का उत्तर रहेगा। अगला है 104 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत उत्तराधिकार हेतु वर्णित वरीयता का सही क्रम है पहले वर्ग 1, 2, फिर गोत्रज, फिर बंधु। तो 20 का उत्तर रहेगा। आगे है 105 विवाह अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत अपील की तय की विहित परिसीमा अवधि है 90 दिन की। 20 का उत्तर रहेगा। अगला 106 हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत एक 15 वर्ष के बालक का वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया जा सकता है यदि कोई प्रथा रूढ़ी जो प्रवृत्त है पक्षों को ऐसा करने की अनुमति प्रदान करती हो। 20 का उत्तर रहेगा। धारा 10 में लिखा हुआ है ये अधिनियम में। अगला 107 किसी हिंदू पिता द्वारा अपने बच्चों को दत्तक प्रदान करने के लिए माता की सहमति की शर्त छोड़ा जा सकता है यदि सक्षम अधिकार क्षेत्र वाले किसी न्यायालय द्वारा उसे विकृत चित्त घोषित कर दिया गया हो, फिर अंतिम रूप से पूरी तरह संसार त्याग दिया हो या फिर न रह गई हो। उपयुक्त सभी। 20 का उत्तर रहेगा। और धारा कौन सी है ये? हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा 7। अगला 108 एक हिंदू पत्नी अपने पति की मृत्यु के पश्चात अपने ससुर से भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी है कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा 19 के अंतर्गत भरण पोषण अधिनियम में। अगला 109 एक हिंदू निर्वसियती मर जाता है अपने पीछे 2 पुत्रों एक पुत्री विधवा छोड़ जाता है, उसकी संपत्ति न्यागमन होगा सभी में। 20 का उत्तर रहेगा। अगला है 110 निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? हिंदू विवाहिता लड़की का प्राकृतिक संरक्षक उसका पति होता है, ठीक है। हिंदू अवयस्क पुत्र का दत्तक ग्रहण के पश्चात उसका पिता लगातार उसका प्राकृतिक संरक्षक बना रहता है, नहीं। जो दत्तक पिता है वो हो जाएगा प्राकृतिक संरक्षक। ये गलती हो गया। 20 का उत्तर रहेगा। अगला 111 हिंदू अवयस्क तथा संरक्षकता अधिनियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होता। किस पर नहीं होता? अनुसूचित जनजाति जब तक केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ना हो और पौंडीचेरी संघ क्षेत्र के स्वदेशी निवासियों पर। 20 का उत्तर हो गया ए और सी। अगला 112 जीजाबाई विठलराव गजरे बनाम पठान खान के वाद में प्रतिबाई सिद्धांत संबंधित है किससे? अवयस्कता और संरक्षकता से। 20 का उत्तर रहेगा। अगला 113 हिंदू विवाह अधिनियम के निम्नलिखित उपबंधों में से कौन सा उपबंध अनन्य रूप से पत्नी को प्राप्त विवाह विच्छेद के आधार से संबंधित है? तो वह धारा 13(2). 20 का उत्तर रहेगा। फिर 114 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन वर्ग 1 के दायाद में सम्मिलित नहीं है? पिता नहीं होता, वो वर्ग 2 में आता है। 23 का उत्तर हो गया। अगला 115 निम्नलिखित में से कौन सा एक मुस्लिम विधि का द्वितीयक स्रोत नहीं है? और देखिए मैं कहूँगा कि ये प्रश्न गलत है क्योंकि रूढ़ी और न्यायिक निर्णय दोनों द्वितीयक स्रोत हैं और इजमा और किया और कुरानी तो प्रथम स्रोत होते हैं। तो इसमें सी और डी दोनों ही ठीक हो गए। फिर ये तो क्वेश्चन ये प्रश्न ठीक नहीं हुआ। अगला 116 एक मुस्लिम विवाह के लिए मूलभूत आवश्यकताएं हैं कबूल या फिर इजब, दोनों। 30 का उत्तर रहेगा। अगला 117 मुता विवाह की अवधि के दौरान पत्नी को तलाक देने का अधिकार है या फिर पति को है? ना ही पति को ना पत्नी को, दोनों को नहीं है। 20 का उत्तर रहेगा। क्यों? उसमें हिबाए मुद्दत देते हैं। मुद्दत मतलब जितने टाइम तक वो रही उसके साथ में उसके लिए कुछ हिबा दे दिया, तब जो है मुता निकाह जो है ये खत्म हो जाता है।
अगला 118, एक मुस्लिम विवाह में जहां वधू की आयु यौवनागम की आयु से कम है किंतु विवाह के लिए अभिभावक की ओर से सहमति दी गई है, ऐसा विवाह शून्य करणीय है। 20 का उत्तर रहेगा। अगला 119, मुस्लिम विधि के अंतर्गत रक्त संबंधों वाले व्यक्तियों के मध्य विवाह क्या है? बातिल। बातिल मतलब शून्य। 30 का उत्तर रहेगा। अगला 120, मुस्लिम विधि में विवाह उत्तर संभोग हुआ हो अथवा नहीं, निम्नलिखित में से किस मामले में इद्दत का अनुपालन करना होगा? पति द्वारा तलाक पर और मृत्यु दोनों पर। 30 का उत्तर रहेगा। अगला 121, मुस्लिम विधि में लियन द्वारा विवाह विच्छेद का अधिकार प्राप्त है किसको? पत्नी को। 23 का उत्तर रहेगा। अगला 122, मुस्लिम विधि में भावी संपत्ति का हिबा है शून्य। अगला 123, मुस्लिम विधि के अंतर्गत वसीयत की जा सकती है 1/3 भाग की सिर्फ। 20 का उत्तर रहेगा। और 1/3 से ऊपर करनी है तो सहमति लेनी पड़ेगी, तो 20 का उत्तर रहेगा। अगला 124, मुस्लिम विधि में यदि दान प्रतिग्रहण करने से पूर्व ही अदाता की मृत्यु हो जाती है, ऐसा दान होता है शून्य। 23 का उत्तर रहेगा। अगला 125, एक मुस्लिम औरत तलाक के बाद विधि मान्य तौर पर पुनर्विवाह कर सकती है इद्दत काल समाप्त होने के पश्चात। 20 का उत्तर रहेगा। अगला 126, मुस्लिम विधि के अधीन विवाहित स्त्री अपने विवाह के विघटन के लिए इस आधार पर डिक्री प्राप्त करने की हकदार होगी कि उसके पति का पिछले 4 वर्ष से ठोर ठिकाना ज्ञात नहीं है, जैसा कि मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम की धारा में से प्रावधानित किया गया है। तो कौन सी धारा है वो है धारा 2(1). इसका उत्तर रहेगा। अगला 127, मुस्लिम विवाह के अंतर्गत तुरंत मेहर का भुगतान किया जाता है पत्नी के मांगे जाने पर। 20 का उत्तर रहेगा। अगला 128, मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक मुबारक तलाक में रुचि केवल पति की तरफ से होती है, दोनों की तरफ से होती है? दोनों की तरफ से। 30 का उत्तर रहेगा। अगला 129, शिया मुस्लिम निकाह में कितने साक्षी अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है? कोई साक्षी नहीं। विवाह विच्छेद में चाहिए, शिया में तो 2 साक्षी। अगला 130, एक मुस्लिम की वसीयत का निष्पादक हो सकता है एक हिंदू मुस्लिम या कोई भी हो सकता है। 20 का उत्तर रहेगा। अगला 131, एक मुस्लिम व्यक्ति 4 से अधिक शादियां नहीं कर सकता। यदि एक मुस्लिम व्यक्ति 5 शादी करेगा तो वह, अब देखिए ये प्रश्न भी जो है गलत है। क्यों? यदि सुन्नी है तो ये अनियमित है और ये शिया है तो शून्य है, तो दोनों ही हो गए ए और सी। अगला 132, निम्नलिखित में से कौन सा एक हक शुफा अग्रह क्रय अधिकार है? एक किराएदार खाली करवा कर कब्जा लेने का अधिकार या दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा वरीयता क्रम से संपत्ति क्रय का अधिकार। 20 का उत्तर रहेगा। अगला 133, निम्नलिखित में से किस वाद में यह अवधारित किया गया है कि केवल ट्रिपल तलाक के मामले में पति से दोबारा शादी के लिए हलाला अनिवार्य नहीं है? सबा अदनान सामी वर्सेस अदनान समी। 30 का उत्तर रहेगा। अगला है 134, मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक समय में 2 पत्नियां जो आपस में निम्नलिखित संबंधों में हों रखना निषिद्ध है। रक्त संबंध, मुशारत संबंध और धात्रेय संबंध, सभी में। 20 का उत्तर रहेगा। अगला 135, निम्नलिखित विधि आयोगों में से किस एक ने संपत्ति अंतरण अधिनियम का प्रारूप तैयार किया था? तृतीय विधि आयोग। 30 का उत्तर रहेगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉन रोमिली। अगला 136, निम्नलिखित में कौन एक अचल संपत्ति नहीं है? भूमि का धरातल वो चल है, धरातल की स्थित नदियां वो भी है, खड़ाकाष्ठ नहीं है। भूमि का संलग्न वस्तुएं, तो खड़ाकाष्ठ इसका उत्तर हो गया। 30 का उत्तर रहेगा। अगला 137, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 19 निम्नलिखित में से संबंधित है किससे? निहित हित से, वेस्टेड इंटरेस्ट से। ए इसका उत्तर रहेगा। अगला 138, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 10 निम्न के बारे में प्रावधान करती है? किसके बारे में? मौखिक अंतरण के बारे में। ए इसका उत्तर रहेगा।
अगला 139, संपत्ति अंतरण अधिनियम के निम्नलिखित बंदों में किस एक ने यह प्रावधान किया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी लिखित दस्तावेज का लाभ उठाना चाहता है तो उस पर लगे अभिभार को भी वहन करना पड़ेगा? वो धारा 35A इसका उत्तर रहेगा। अगला 140, प्रीवी काउंसिल द्वारा निर्णोत निम्नलिखित वादों में से कौन सा वाद कपटपूर्ण अंतरण से संबंधित है? वो है मुशाहर साहू बनाम हकीम लाल, ए इसका उत्तर रहेगा। अगला 141, स्थावर संपत्ति के पट्टे का पर्यवसान निम्नलिखित में से कौन सी दशा में नहीं होता है? छोड़ देंगे सूचना के तामील होने पर। सूचना दी है और तामील हुई सूचना की तो उस पर नहीं होगा, सूचना में समय दिया होगा उस समय पर होगा, तो ए इसका उत्तर हो गया। धारा कौन सी है? 111। अगला 142, निम्न में से कौन अनुज्ञेय दावा के रूप में मान्य है? तो भविष्य की डिक्री नहीं होती, अंतकालीन लाभ का दावा ये नहीं होता, पुस्तक का कॉपीराइट नहीं होता, तो क्या हो सकता है? किराए का बकाया, उसके लिए आप जो है अनुचित दावा कर सकते हैं, डी इसका उत्तर रहेगा। अगला 143, एक फार्म ब को पट्टे इस शर्त पर देता है कि वह 1 घंटे में 100 मील चलेगा, ये क्या है? ये शून्य है। धारा कौन सी लगेगी इस पर? 25, सी इसका उत्तर रहेगा। अगला 144, निम्नलिखित में से क्या अंतरित किया जा सकेगा? कोई सुखाकार या फिर मात्र पुनः प्रवेश का अधिकार या फिर अंतकालीन लाभ के लिए डिक्री का समनुदेशन, सी इसका उत्तर रहेगा। धारा कौन सी है? 6। अगला 145, संपत्ति अंतरण अधिनियम के किस बंद में यह प्रावधानित किया गया कि शाश्वतता के विरुद्ध नियम तब तक लागू नहीं होता जब तक अंतरण सार्वजनिक लाभ के लिए किया गया हो? धारा कौन सी है? ये धारा है 18, 20 का उत्तर रहेगा। अगला 146, एक मकान जिसका मूल्य 10,000 है बिना प्रतिफल के व्यय को अंतरित करता है, लेकिन उस मकान के ऊपर 15,000 सरकारी प्रभार देय है, यह अंतरण है दुर्भरदान, सी इसका उत्तर रहेगा। दुर्भरदान कहाँ प्रावधानित है? धारा 127 में। अगला 147, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 104 के अंतर्गत किसे नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? उच्च न्यायालय को, डी इसका उत्तर रहेगा। अगला 148, ख का कै देनदार है, ख वह ऋण ग को अंतरित कर देता है, तब कै से ऋण चुकाने के लिए ख तकाजा करता है। कै को संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 131 में यथाविहित अंतरण की सूचना नहीं मिली है और वह ख को संदाय कर देता है, यह संदाय होगा मान्य क्योंकि उसको सूचना नहीं मिली थी, डी इसका उत्तर रहेगा। और धारा 132 में दृष्टांत है। अगला 149, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन बंधक संपत्ति का मोचन नहीं कर सकेगा? तो संपत्ति के हित बद में कोई व्यक्ति संदाय करने के लिए प्रतिभू बंधककर्ता का कोई लेनदार, बंधकदार के विरुद्ध वाद में अभिवचन करने वाला विधि सलाहकार, तो विधि सलाहकार क्यों करेगा? डी इसका उत्तर हो गया। अगला 150, संपत्ति अंतरण अधिनियम के निम्नलिखित में से किस धारा में पाश्चिक क्रेता द्वारा क्रम बंधन दिया गया है? वो है धारा 56 में, 20 का उत्तर रहेगा। अगला 151, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत स्थावर संपत्ति का हर एक ऐसा अंतरण जो अंतरक के लेनदारों को विफल करने या उन्हें देरी कराने के आशय से किया गया है वो होगा शून्यकरणीय, सी इसका उत्तर रहेगा। अगला 152, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 106 के अंतर्गत वार्षिक पट्टे के पर्यवसान हेतु नोटिस की अवधि है 6 महीने की, 20 का उत्तर रहेगा। अगला 153, व्यय को 1 लाख रुपए व्यय की अनुमति से अपना यह अधिकार आरक्षित करते हुए देता है कि वह उन 1 लाख में से 10,000 जब चाहे वापस ले लेगा, ऐसा दान 90,000 के लिए वैध है, सी इसका उत्तर रहेगा। धारा है 126 और यह दृष्टांत है। अगला 154, बंधक मोचन की साम्या पर प्रतिरोध का सिद्धांत न्याय साम्या एवं शुद्ध अंतःकरण का नियम है, यह उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिज्ञान किया गया है। तो कौन से वाद में? मुरारीलाल बनाम देवकरण में, 20 का उत्तर रहेगा। अगला 155,
ख को कै एक फार्म गै के जीवन पर्यंत के लिए पट्टे पर देता है। गै की मृत्यु हो जाती है किंतु कै की अनुमति से ख कब्जा बनाए रखता है। ख का पट्टा वर्षानुवर्ष नवीकृत होता है। 20 का उत्तर रहेगा। अगला 156, किसी लिखित के प्रमाणन के संबंध में साक्ष्यों की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर के संबंध में न्यूनतम संख्या क्या है? कम से कम 2। 20 का उत्तर रहेगा। अगला 57, संपत्ति अंतरण नियम के अंतर्गत निम्नलिखित कौन सा सही रूप में सम्मिलित नहीं है? तो सर्वस्व अदाता 128 में है। भागिक पालन का सिद्धांत 53A में है। फिर पाशिक्यता अनुबंध ये कितने में? ये 56 में है, अभी तो बताया था ऊपर। फिर बंधकदार का पूर्वबंध या विक्रय अधिकार 67 में है। तो सी में गलत हो गया, सी का उत्तर है। अगला 158, निम्नलिखित में से कौन सा वाद प्रथम सूचना रिपोर्ट के लिए एक दिग्दर्शक वाद है? तो ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए इसका उत्तर रहेगा। अगला 159, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 216 के अंतर्गत न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है कभी भी निर्णय सुनाने से पूर्व किसी भी समय, सी इसका उत्तर रहेगा। अगला 160, किसी व्यक्ति को विचारण के अधीन निम्न अधिकतम अवधि तक निरोधित किया जा सकता है उक्त अपराध के लिए प्रावधान दंड की अधिकतम अवधि से के आधे से अनधिक। मतलब आधी अगर अवधि उसने दंड के रूप में भोग ली है तो उसको अब नहीं रखेंगे, विचारण के दौरान उसको बाहर निकालना पड़ेगा। सी का उत्तर है। धारा कौन सी है? 436 कै दंड प्रक्रिया संहिता। अगला है 161, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 WA के अंतर्गत, अब देखिए WA लिख दिया यहाँ पर, इनको जो है ये भी हिंदी में लिखना चाहिए। हिंदी में क्या है ये? बै कै बक, 2 बक। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो जिसको हानि हुई है, क्षति हुई है, दोनों सम्मिलित हैं। तो विधिक उत्तराधिकारी सम्मिलित है, जिसको हानि हुई है, क्षति हुई है, वो तो है ही है, ये भी है। तो कौन सा नहीं हुआ फिर इसमें? सी इसका उत्तर हो गया। लेकिन ये कंफ्यूजन हो रही है कि ये कह रहा है दोनों सम्मिलित हैं, सम्मिलित लिख दिया, इसका मतलब ये है कि ये इसको ओवररूल कर रहा है, बट यहाँ पर फिर नहीं भी है। तो थोड़ा सा प्रॉपर ऑप्शंस नहीं बनाए इस क्वेश्चन में, कंफ्यूजिंग बना दिया पूरा। अगला 162, एक मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है स्वयं की जानकारी पर, पुलिस रिपोर्ट पर, परिवाद प्राप्त होने पर, सभी। डी इसका उत्तर रहेगा। अगला 163, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अंतर्गत जमानत स्वीकृति करने का अधिकार निहित है उच्च न्यायालय में और सेशन न्यायालय में, दोनों में, ए और बी। तो डी इसका उत्तर हो गया। 439 में क्या है? विशेष शक्तियां हैं दोनों की, उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय की। अगला 164, दंड प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित में से किस उपबंध में निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्ति को प्रतिकर देने का प्रावधान है? तो वो है 358 में। 20 का उत्तर रहेगा। कितना है? और 1000 रुपये तक। अगला 165, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार के प्रयोग किए जाने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं? वो है हरियाणा बनाम भजनलाल, ए इसका उत्तर रहेगा। अगला 166, दंड प्रक्रिया संहिता के किस उपबंध के अंतर्गत एक फरार अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्षी की परीक्षा की जा सकती है? वो है धारा 299 में, ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 167, दंड प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित उपबंधों में से कौन सा एक विधिक सहायता हेतु प्रावधान करता है? वो है 304, 20 का उत्तर रहेगा। अगला 168 की धारा 144 के अंतर्गत आदेश 2 माह तक अस्तित्व में रहता है किंतु राज्य सरकार इसे बढ़ा सकती है। तो कहाँ तक बढ़ा सकती है? 6 माह तक। तो 6 माह से अनधिक, मतलब अधिक नहीं होना चाहिए। तो 20 का उत्तर हो गया। और धारा कौन सी है? ये धारा 144 का ही ये उपधारा 4 है। अगला है 169, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 172 की आवश्यकता है कि 161 के अधीन अन्वेषण के दौरान अभिलिखित किए गए साक्ष्यों के कथन अंतर स्थापित किए जाएंगे। कहाँ पर? केस डायरी में। ए इसका उत्तर है। 172 किसके लिए है? केस डायरी के लिए है। अगला है 170, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्न किस धारा में प्रावधानित किया गया है कि प्रत्येक सुभिन्न अपराध के लिए जिसका किसी व्यक्ति पर अभियोग है पृथक आरोप होगा और ऐसे प्रत्येक आरोप का विचारण पृथकता किया जाएगा?
तो वो है धारा 218, सी इसका उत्तर रहेगा। अगला 171, दंड प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित उपबंधों में से कौन सा यह प्रावधान करता है कि कोई न्यायालय निर्णय पर हस्ताक्षर करने के बाद उसे परिवर्तित नहीं करेगा? तो यह धारा 362, सी इसका उत्तर रहेगा। अगला 172, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभिवाक सौदेबाजी से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं अध्याय 21A में। 21 क्या हो गया वो? तो 20 का उत्तर रहेगा। अगला 173, हरिद्वार से वाराणसी तक जाने वाली रेलगाड़ी में लूट कारित करता है, उसकी जांच अथवा विचारण किया जा सकता है हरिद्वार में, वाराणसी में, जहाँ किसी भी न्यायालय में जहां से होकर गाड़ी गुजरती है। डी इसका उत्तर रहेगा। और ये कहाँ लिखा हुआ है? लिखा हुआ है धारा 183 में। अगला 174, मृत्यु दंडादेश की पुष्टि की कार्यवाही में उच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह केवल मृत्यु दंडादेश की पुष्टि करे या फिर अभियुक्त को किसी भी अपराध के लिए दोषित करे, केवल दोष मुक्त कर दे। तो सभी हैं ये। डी इसका उत्तर रहेगा। धारा 368 में ही लिखा हुआ है। अगला है 175 कि धारा 125 के अंतर्गत एक पत्नी अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए अभिकृत नहीं है यदि वह जाड़ता में रह रही है, पर्याप्त कारणों के बिना पति के साथ रहने से इनकार करती है और पारस्परिक सम्मति से पृथक कर रही है। तो उपयुक्त सभी हो गए। 125 के उपधारा 4 में लिखा हुआ है। डी इसका उत्तर रहेगा। अगला 176, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित वाद में यह निर्देश दिए हैं कि पुलिस अधिकारी बिना आवश्यकता की गिरफ्तारी ना करे और मजिस्ट्रेट यदाकदा हिरासत की मंजूरी ना दे। तो वो वाद कौन सा था? वो था अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य। ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 177 कि निम्नलिखित बंदों में से किस में यह प्रावधान किया गया है कि बालिका के साथ बलात्संग के संबंध में अन्वेषण उस तिथि से जिस तिथि को पुलिस थाने में इतला अभिलिखित की गई थी 3 माह के भीतर पूरा किया जाए। तो वो है धारा 173, एक कै होना चाहिए, एक कै, 20 का उत्तर रहेगा। अगला 178, आज्ञा पत्र से संबंधित उपबंध सिविल प्रक्रिया संहिता में निम्नलिखित धारा के अंतर्गत प्रावधानित है। आज्ञा पत्र क्या होता है? प्रीसेप्ट। और धारा कौन सी है? वो 46। डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 179, सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 29 संबंधित है किससे? निगमों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद से। सी इसका उत्तर रहेगा। निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद कितने में है? आदेश 33 में। सरकार द्वारा वाद कितने में है? आदेश 27 में। अगला 180, निम्नलिखित में से सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा धन की डिक्री के निष्पादन में स्त्रियों की गिरफ्तारी या निरोध का निषेध करती है? वह धारा 56, 20 का उत्तर रहेगा। अगला 181, सिविल प्रक्रिया संहिता के कौन से उपबंध के अंतर्गत एक उच्च न्यायालय किसी वाद को हस्तांतरित कर सकता है? वह धारा 24, सी इसका उत्तर रहेगा। अगला 182, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक न्यायालय किसी संपत्ति का प्रापक नियुक्त कर सकता है डिक्री के पूर्व या डिक्री के पश्चात या फिर पूर्व अथवा पश्चात। पूर्वी और पश्चात भी। सी इसका उत्तर रहेगा। आदेश कौन सा आदेश है? ये 40 और नियम 1। अगला है 183 कि धारा 115 के अंतर्गत पुनरीक्षण हो सकता है किसके द्वारा? उच्च न्यायालय द्वारा। 20 का उत्तर रहेगा। अगला 184 के अंतर्गत जहां एक व्यक्ति जो वाद का एक आवश्यक पक्षकार है उसे पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया जाता है वह मामला असंयोजन का होता है। ए इसका उत्तर रहेगा। और इसके बारे में प्रावधान कहाँ पर है? आदेश 1 और नियम 9 में। अगला 185 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सुमेलित नहीं है? तो अस्थायी व्यादेश ये 39 में है। कैविएट दाखिल करना 148 ए में है। निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद संस्थित आदेश 33 में है। अपीलीय न्यायालय की शक्ति ये 107 में है, 102 में नहीं है। 102 में क्या है? कोई दूसरी अपील नहीं होगी। तो डी इसका उत्तर हो गया। अगला 186 वे सभी आदेश एवं सूचनाएं जिनकी तामील इस संहिता के अंतर्गत किसी व्यक्ति पर की जाए या उसे दी जाए लिखित रूप में होंगी। ऐसा उपबंध सिविल प्रक्रिया संहिता में निम्नलिखित धारा के अंतर्गत प्रावधानित है। धारा 142 में। ए इसका उत्तर रहेगा। अगला 187
के निम्नलिखित बंदों में से कौन सा यह प्रावधानित करता है कि पक्षकारों की सहमति से न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती? तो वह धारा 96 का 3 सी इसका उत्तर रहेगा। अगला 188, सिविल प्रकरण संहिता के अंतर्गत यदि न्यायालय की राय में प्रतिवादी सम्मान के योग्य है तब समन के स्थान पर क्या प्रतिस्थापित हो सकता है? तो पत्र भेजते हैं, 20 का उत्तर रहेगा। और यह कहाँ पर प्रावधानित किया गया है? यह किया गया है आदेश 5 और नियम 30 में। अगला 189, वादी या प्रतिवादी की मृत्यु के कारण वाद का उपशमन नहीं होगा यदि वाद लाने का अधिकार बचा रहता है। वाद लाने का अधिकार बचा रहेगा तब वो उपशमन नहीं होगा। सी इसका उत्तर रहेगा। कहाँ पर प्रावधानित किया गया है? ये है आदेश 22 और नियम 1। अगला 190, आणविक प्रांग न्याय के सिद्धांत की व्याख्या उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित बाद में की गई। तो वो था दरियाव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नवाब हुसैन, दोनों ही थे ये। तो सी इसका उत्तर रहेगा। और ये कहाँ पर प्रावधानित है? धारा 11 के स्पष्टीकरण 4 में। अगला 191, न्यायालय के द्वारा अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है न्यायालय के उद्देश्यों के लिए और न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के निवारण के लिए, दोनों ही हो गए। सी इसका उत्तर रहेगा। धारा है ये 151। अगला 192, निम्नलिखित में से कौन सा आदेश अपील योग्य है? तो वो है आदेश धारा 35A के अधीन आदेश, 20 का उत्तर रहेगा। किसके लिए है वो? मुआवजे के लिए। अगला 193, निम्नलिखित प्रश्नों में से किस प्रश्न का निर्धारण निष्पादनकर्ता न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता? तो अज्ञप्ति का उन्मोचन हो जाएगा, निष्पादन हो जाएगा, तुष्टि कर सकते हैं, उसका संशोधन नहीं कर सकते। तो सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 194, सिविल प्रकरण संहिता की धारा 51 के अंतर्गत निम्नलिखित रीतियों में से किसमें न्यायालय डिक्री के निष्पादन कराने का आदेश नहीं दे सकता? विनिर्दिष्ट रूप से डिक्रीत किसी संपत्ति के प्रदान द्वारा वो हो जाएगा। 51 में जो शर्तें दी हुई हैं उसमें है ये ए और है ये क, संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा ये है ख, और ये पक्षकार का समन के निर्वाह द्वारा ये इस द्वारा नहीं होता और रिसीवर की नियुक्ति द्वारा हो जाएगा। ये है घ में, ठीक है। तो सी इसका उत्तर हो गया। अगला 195, सिविल प्रक्रिया के निम्नलिखित प्रावधानों में से किस में एक कलेक्टर को प्रापक नियुक्त किया जा सकता है? आदेश 40 नियम 5, डी इसका उत्तर रहेगा। अगला 196, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जब समन की तामील प्रतिवादी की घर पर अनुपस्थिति के कारण उचित समय से नहीं हो पाती है तो समन की तामीली की जा सकती है प्रतिवादी के वयस्क बेटे को या फिर आवश्यक पुत्री को या फिर मुनीम को। बेटे को देंगे जो वयस्क होगा, नौकर और मुनीम जो है वो एक ही हो गए, नौकर ही हैं, उनको नहीं दे सकते। वयस्क बेटा या बेटी दोनों को दे सकते हैं। कहाँ लिखा हुआ है? और ये है आदेश 5 में और नियम है ये 15। अगला 97, वेतन का प्रथम 1000 रुपये तथा बाकी का 2/3 भाग कुर्क अथवा बिक्री नहीं किया जा सकता। भरण पोषण की अज्ञप्ति में ना, उसमें तो सीधा 1/3 नहीं कर सकते, 2/3 कर लेंगे सीधा ही, उसमें 1000 की वो बात नहीं होती है। भरण पोषण से अन्य की अज्ञप्ति के निष्पादन में तो उसमें हो जाएगा। तो 20 का उत्तर रहेगा। धारा है ये 60। अगला 198, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न डिक्री का निष्पादन करने वाले न्यायालय द्वारा अनुज्ञाप किया जाएगा? डिक्री के निष्पादन का, उन्मोचन का और तुष्टि का, सारे हो जाएंगे ये सभी। डी इसका उत्तर रहेगा। धारा कौन सी है? धारा है ये 47। अगला है 199, कि संपत्ति पर सदोष कब्जे के दौरान अभी प्राप्त लाभ है वो होता है मध्यवर्ती लाभ। डी इसका उत्तर रहेगा। और कहाँ पर लिखा गया है? ये है धारा 2(12) में। अगला है 200, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक 7 वर्ष से कम आयु का बालक है, अपराध करने में पूर्णतः अक्षम है। ए इसका उत्तर रहेगा। और धारा कौन सी धारा है? ये 82। इसमें जो है एक लीगल मैगजीम आती है, कौन सी? डोली इनकपैक्स। अब इसको हिंदी में नहीं लिख सकते क्योंकि ये इतालिया भाषा की मैगजीम है। इसका मतलब होता है कि वो पूर्णतः अक्षम है, 7 वर्ष से कम आयु का बालक अगर कोई अपराध करता है तो दोस्तों यहाँ पर हमने उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज का 2015 का
प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र पूर्णतः हल कर लिया है और प्रश्नों में दिए गए प्रावधानों पर भी चर्चा कर ली है। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन या कोई एडवाइस हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स एंड फीडबैक। And friends, if you like the efforts, kindly give a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. And अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको जरूर लाइक कीजिएगा. And don't forget to subscribe our channel. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos. So friends, thank you. Thanks very much for watching this video. Thank you.